हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन में बहुत ही आनंद आने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित गणित के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको परीक्षाओं में अंक में बढ़ोतरी करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर। चलिए देखिए, आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर जो है बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है। आगे थोड़ा सा लंबा जरूर रहेगा, लेकिन पूरी किताब का सबसे मज़ेदार चैप्टर, जिसमें बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन आप लोग अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इसको पहले पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज जो है कक्षा 10 में जो बच्चे पढ़ते हैं तो त्रिभुज को बड़ा ही बोरिंग चैप्टर मानते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज, और स्टार्टिंग से ही आपको लग जाएगा कि त्रिभुज तो पहले पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है, त्रिभुज, ट्राइएंगल्स, ये ठीक है। त्रिभुज सबसे पहले तो सारी चीजें थोड़ा सा इसका बेसिक चलेगा, बेसिक में जो जानकारी होती है उसको हम लेंगे, उसके बाद फिर लेके चलेंगे आपको 10 में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो 10 में जो हमें पढ़ना है थोड़ा सा बेसिक सीखने के बाद ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ चुके हो एक बार आपको याद दिलाना जरूरी है, पीछे से कनेक्ट करना जरूरी है कि आप कहाँ तक अभी तक पढ़े थे। तो अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में आपने त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ी थी। चलिए देखिए, त्रिभुज में चीजें होती क्या हैं इसको समझेंगे। त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या होती है? बंद आकृति त्रिभुज होती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो होती है वो क्या होती है? त्रिभुज होती है। ठीक है, तो कुल मिला के नाम से ही आपको स्पष्ट है कि त्रिभुज क्या चीज होता है। त्रिभुज, भुज मतलब भुजा, जिसमें तीन भुजाएं हों और वो तीनों तरह से तीनों दिशाओं से क्या हो? बंद हो। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि क्या इसको त्रिभुज, आप कहोगे क्या भाई तीन भुजा इसमें भी है, तो यह त्रिभुज नहीं है, क्योंकि एक साइड से यह खुला है। त्रिभुज हम कहेंगे तीन भुजा होनी चाहिए और तीनों एक दूसरे से लगी हुई होनी चाहिए, ये बन गया त्रिभुज, इसको बोला जाता है त्रिभुज। अब त्रिभुज में बेसिक चीजें हमने क्या सीखी हैं, इसके पहले बहुत छोटा सा परिचय देंगे, उसके बाद चलेंगे हम क्लास में। ठीक है, तो यहां जो त्रिभुज है, त्रिभुज में जो जो चीजें होती हैं पहले उनको शार्ट में ऐसे ही आप सीख लो, इसको हम शार्ट नोट में बना भी लेंगे, आराम से देखते ही सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। जैसे त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये तीनों शीर्ष हैं, और तीनों शीर्षों को अगर हम नाम दे दें तो ये हो गया ए, दूसरा शीर्ष बी, तीसरा शीर्ष सी। त्रिभुज को लिखने के लिए एक प्रतीक, त्रिभुज के आकार का ही प्रतीक डेल्टा बोला जाता है, इसको लिखेंगे। उसके बाद ए बी सी, जो भी आपको नाम लिखना हो, ए सी बी या बी सी ए या फिर सी बी ए, कुछ भी जो आपको सुटेबल लगे
तो हम यहाँ पे ABC लिख रहे हैं। मान लो ABC एक त्रिभुज है तो नाम से उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, शीर्ष हमने जान लिया। इसमें होती हैं 3 भुजाएं। एक भुजा होती है AB है, एक भुजा कौन है AB है, दूसरी कौन है BC है और तीसरी कौन है CA है। अगर आप इसके पहले त्रिभुज से परिचित ही नहीं हो तब भी आप काफी कुछ सीख जाओगे। एकदम जीरो से आपको हम बता रहे हैं कि जो जो चीजें पहले सिखाई जाती हैं त्रिभुज के अंतर्गत, अगर आप नहीं जानते हो तो इसको आप सुन लेना और नोट करके एक बार देख लोगे तो सारी चीजें आपको दिमाग में बन जाएंगी। भुजाओं को दिखाया जाता है AB, BC और CA, 3 भुजाएं हो गई। अब इसमें आपको 3 अंतःकोण भी दिख रहे हैं। 3 जगह आपको देखो कोण भी दिख रहा है। एक कोण ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों कोण हैं। इन तीनों कोणों को हम कैसे दिखाएंगे भाई? शीर्ष A है तो इस वाले कोण को हम कोण A लिख सकते हैं, कोण A हो जाएगा, कोण B हो जाएगा और कोण C हो जाएगा। 3 कोण हो गए, 3 भुजा हो गई। अब इसमें बात आती है कि अंतःकोण तो 3 है। गुरुजी आपने अंतःकोणों को तो 3 दिखा दिया, बाह्य कोण कितने होते हैं? तो बाह्य कोण भी 3 ही होते हैं, 3 बाह्य कोण होते हैं भाई। जहां अंतः बना है उसी के बाहर अगर देखोगे आप ध्यान से तो ये बाह्य कोण बन गया। यहां अंतः बना है, इसी के बाहर अगर देखोगे ध्यान से तो ये बाह्य कोण बन गया। यहां अंतः बना है, किसी एक भुजा को बढ़ा के आप जब देखोगे तो वो बाह्य कोण बन जाएगा। भाई बाहर है त्रिभुज के तो बाह्य कोण, अंदर है तो अंतः कोण। अब कहोगे कि सर अगर हम इस भुजा को बढ़ा दें तो एक ही को बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि इस कोण का बाह्य कोण या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। तो बाह्य कोण बोलने के लिए या तो इसको बाह्य कोण बोलोगे या तो इसको बोलोगे, तो किसी एक ही को बोलना पड़ेगा। इसलिए 3 बाह्य कोण गिना जाता है और 3 अंतः कोण गिना जाता है। और आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, 180 डिग्री। और तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है? इसके बाह्य कोण को हम लिखेंगे, बाह्य कोण को आप तीनों बाह्य कोण ऐसा लिखिए ना, चलो नाम से, तीनों बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। तीनों अंतः कोणों का योग 180 और तीनों बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो कुल मिला के ये रहा बेसिक। अब आता है त्रिभुजों के प्रकार पर। त्रिभुज के प्रकार में क्या चीजें होती हैं? देखो इधर यहां लिखेंगे त्रिभुज के प्रकार। प्रकार में देखो, त्रिभुज के प्रकार में अगर हम देखें तो त्रिभुज के प्रकार को 2 आधार पर लिखा जाता है। एक तो लिखा जाता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, और दूसरा लिखा जाता है भुजा के आधार पर। अब कहोगे कि सर जी कोण के आधार पर फिर त्रिभुज कितने होते हैं, भुजा के आधार पर कितने होते हैं? तो दोनों के आधार पर 3-3 प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें एक बन जाएगा कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का प्रतीक मैं लगा देता हूं, जगह की कमी है। तो यहां पे दूसरा हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अगर आपको पता है तो बैठ के बस मन में मनन करते रहिए, सारी चीजें याद हो जाएगी। और अगर मैं भुजा के आधार की बात करूं
3 इसमें भी होती है। पहला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। अब इसमें बाहु लगा रहेगा, समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इन सबको पहचान की भी जरूरत होती है। तो पहचान के लिए अगर आप समकोण त्रिभुज की बात करोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अपने पास अंतः कोण कितने होते हैं, 3 में एक कोण अगर 90 डिग्री का आपको दिख गया तो उस त्रिभुज को आप कहोगे समकोण त्रिभुज। क्या कहोगे, समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, इसमें भी एक कोण जो होता है ना, एक कोण अधिक कोण होता है। क्या होता है, अधिक कोण। अब अधिक कोण कितना होता है भाई, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अधिक कोण कितना होता है। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो अगर एक कोण इस त्रिभुज में, एक कोण आपको अधिक कोण दिख रहा है, मतलब 90 से ज्यादा यूं झुका हुआ, अगर ये चीज यूं झुका हुआ एक कोण होता तो हम उस त्रिभुज को बोलते हैं कि ये भैया अधिक कोण त्रिभुज है। लेकिन न्यून कोण त्रिभुज में इसमें होता है तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए, तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए। तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो उनको हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा लगभग, अगर ये भी आपको 90 से कम आप देखो तो तीनों कोण क्या है, न्यून कोण है। तो ऐसे त्रिभुजों को, जैसे समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज अभी छोड़िए, अगर तीनों कोण 60-60 डिग्री के हैं तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। एक 70 का है, यूं यूं बांट दिया, एक 70 का कर दिया, एक 60 का कर दिया, एक 50 का कर दिया, तब भी ये तीनों न्यून कोण हुए। न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाला। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाला जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण के लिए अगर आप देखोगे कि किसी त्रिभुज में तीनों कोण क्या हो, तीनों कोण जब न्यून कोण हो जाए तो उनको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। याद रखने के लिए समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण, और न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए, है ना। अगर नाम याद है तो फिर परिभाषा भी आपको पता चल जाएगी। ऐसे ही समबाहु त्रिभुज में देखो, थोड़ा सा मैं यहां जगह बनाता हूं, तो पुनः बना देता हूं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अब देखो, भुजा के आधार पर 3 होते हैं, तीनों को आप पहचानोगे भाई। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है, समबाहु, मतलब तीनों भुजा बराबर। 3 भुजाएं हैं, अभी 3 भुजाओं पे बात चलेगी। तीनों भुजा समान बोल दो, तीनों भुजा समान तो समबाहु। कोई भुजा समान नहीं, तीनों में कोई समान नहीं है, उल्टा सीधा सब है, तो विषम बाहु। यहां कोई भुजा समान नहीं है, कोई भुजा समान नहीं है, समान नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा, विषम बाहु। और समद्विबाहु में 2 भुजा समान, 2 भुजा समान, और तीसरी क्या रहेगी, इन दोनों से अलग रहेगी। 2 भुजा जिसमें समान है और तीसरी समान नहीं है, तीसरी भी समान हो जाएगी तो वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। 2 भुजा समान है और एक अलग है तो वो समद्विबाहु हो जाएगा, समद्विबाहु। और उसके बाद कोई भुजा समान नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरीके से त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में हमने सीख लिया, ठीक है। तो अब आपको जो 10 में सीखना है, 9 में आपने क्या सीखा था,
त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब आपको यहां सीखना है त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता सीखने से पहले हम समरूप आकृतियां सीखेंगे, कौन कौन सी होती हैं, किनको किनको हम समरूप आकृतियां कहते हैं, किनको किनको हम सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। फिर चलेंगे कि हमें करना क्या है, प्रमेय पे चलेंगे, नियम पे चलेंगे। तो यहां तक अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए आगे देखिए, आगे हमें इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखो हमारे सिलेबस में है त्रिभुजों की समरूपता, उस पर सवाल करेंगे, उस पर जो नियम है, जो प्रमेय है, उन सारी चीजों को करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जो करना है कि भैया समरूपता होती क्या है, तब तो हम चलेंगे त्रिभुजों की समरूपता पे। पहले आप जानो कि समरूपता क्या होती है। समरूपता का मतलब ये होता है भाई दो आकृतियां, सबसे पहले आप सीखो समरूपता क्या होता है। ध्यान से अगर देखोगे तो इस बात की गारंटी है कि चीजें एकदम समझ में आएंगी। समरूपता होती क्या है वो आप देखो। समरूपता का मतलब देखो समरूप, समरूप एकदम दिख रहा है, मतलब रूप उसका समान है। और इसमें साइज की बात नहीं किया है, माप की बात नहीं किया। माप को हम हिंदी में अमाप बोलते हैं, साइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, अमाप बोलते हैं। इसमें देखो समरूप, साथ ही साथ जो हमने 9 में पढ़ा था वो सर्वांग समता पढ़ा था, सर्वांग समता पढ़ा। समरूपता और सर्वांग समता में अंतर क्या है। इसमें लिखा सर्व अंग समता का मतलब सभी अंग समान, सभी अंग समान, सब कुछ समान, एकदम सेम टू सेम, सब कुछ। तो इसमें क्या लिखोगे आप सर्वांग समता में, मतलब आकार भी समान, और दूसरी बात ये होती है आमाप भी समान। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आकार को हम लिखेंगे शेप, शेप भी आपका समान होना चाहिए। आमाप को लिखेंगे साइज, साइज भी समान होनी चाहिए। अब उदाहरण के लिए समझो जरा, जैसे मान लो शेप मैं लेता हूं वृत्ताकार, वृत्ताकार शेप ले लो आप, कोई वृत्ताकार शेप ले लो यूं। तो हमने एक वृत्त ले लिया, इसकी कुछ त्रिज्या है, मान लो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। अगर मैं इसी के सर्वांगसम आकृति लेना चाहूं, सर्वांगसम आकृति अगर मैं लेना चाहूं तो क्या होगा, पहला नंबर तो शेप यही लेना पड़ेगा, ऐसे ही सर्किल टाइप का हमें लेना पड़ेगा। दूसरी बात और क्या है भाई, सभी अंग समान होने चाहिए। तो एक इसमें क्या है, आकार है, सर्किल है, वृत्त है, और दूसरा अंग इसमें क्या है, त्रिज्या है। दूसरा क्या है, त्रिज्या है। इसका मतलब यह है कि अगर इसके सर्वांग सम आकृति लें तो हमें इसी के आकार का, आकार कैसा है, वृत्ताकार है, आकार कैसा है भाई, वृत्ताकार है, तो वृत्त के आकार का लेना पड़ेगा, तो एक वृत्त लेना पड़ेगा। और दूसरी बात 3 सेंटीमीटर की लेना पड़ेगा, त्रिज्या इसकी 3 सेंटीमीटर, तब तो सभी अंग दोनों के समान होंगे और इन दोनों को सर्वांगसम बोला जाएगा। लेकिन अगर इसी स्थान पे मैं आकार सेम ले लेता हूं, आकार में सेम ले लेता हूं, आकार, इन दोनों में से कोई एक चीज मैं बदलूंगा, साइज भी हमने सेम लिया, आकार भी हमने सेम लिया, इन दोनों में कोई एक बदल के देखो। जैसे आकार में सेम ले लेता हूं, आकार का मतलब वृत्ताकार ही ले लेता हूं, लेकिन त्रिज्या इसकी मैं ले लेता हूं क्या, त्रिज्या ले लेता हूं 4 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान से देखो तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं है, सर्वांग समान नहीं है। ये बात तो है कि हाँ ये वृत्त है भाई, ये भी वृत्त है, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा अंग इसका जो त्रिज्या है वो समान नहीं है, इसलिए ये दोनों सर्वांग सम नहीं है, लेकिन ये दोनों सर्वांग सम है। पहले तो हमने साइज बदल के देख लिया, अगर मैं साइज सेम रखूं,
साइज सेम रखूं और आकार बदल दूं। आकार का मतलब यहां वृत्त के आकार का है, अगर मैं यहां क्या ले लूं, त्रिभुज के आकार का ले लूं, या चतुर्भुज के आकार का ले लूं, या घन ले लूं, कुछ भी ले लूं, लेकिन वृत्त के आकार का ना लूं, लेकिन साइज इसकी भी सेम करूं, मतलब 3 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या ले लूं मैं, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज ले लिया। यहां देखो, यहां भी इसकी त्रिज्या 3, तो यहां भुजा भी हमने ले लिया 3। भैया अगर आपको बताएगा कि एक 3 सेंटीमीटर का त्रिभुज है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज है और एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, क्या दोनों सर्वांग सम है, तो आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आकार और आमाप दोनों देखना पड़ता है। तो आकार हमने देखा कि भैया ये वृत्ताकार है, ये त्रिभुजाकार है, ये त्रिभुज के आकार का है, ये वृत्त के आकार का है। साइज हमने देखा कि 3-3 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, लेकिन आकार दोनों का भिन्न हो गया, तो चाहे साइज बदल जाए आकार सेम रहे, और चाहे आकार बदल जाए साइज सेम रहे, कोई भी डिफॉल्ट होने पर सर्वांग सम आकृतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को पहचाना जाता है। दूसरी बात पहचान के लिए, सर्वांग सम आकृतियां वो होती हैं कि एक आकृति को उठा के दूसरे पे रखो और जो नीचे पड़े वो बिल्कुल ढक जाए, ये दोनों के साथ करना पड़ेगा आपको। यहां 3 है, वृत्त है, सब कुछ सेम है, इसको रखोगे तो ढक जाएगा। अब इसको उठा के इस पे रखें तो ये वाला ढक जाएगा। इसका मतलब दोनों क्या है, सर्वांग सम है, दोनों क्या है, सर्वांग सम है। दूसरी बात कहोगे कि सर इसको उठा के इस पे रख दो तब भी तो ढक जाएगा, ढक जाएगा कि नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है, उठा के इस पे ऊपर रख दो, ये ढक दिया नीचे वाला। लेकिन इसको उठा के जब इस पे रखोगे तो तब वो नहीं ढकेगा बड़ा वाला, तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं है। तो सर्वांग सम का मतलब सभी अंग समान, तो वो सर्वांग सम हो जाता है। अब यही बात हम लेके चलते हैं कहाँ, समरूपता पे। समरूपता का मतलब रूप समान हो, क्या समान हो, रूप समान हो। साइज छोटी बड़ी हो जाए, समान हो जाए, कोई बात नहीं है, एकदम सेम साइज के रहे, आमाप उनका समान रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी रूप के दिखने चाहिए, मतलब आकार इसमें फिक्स होना चाहिए। क्या होगा, आकार फिक्स होगा, और चीजें छोटी बड़ी हो जाए चलेगा, लेकिन आकार फिक्स होना चाहिए। तो क्या होगा भाई, समरूपता के लिए आकार समान होना चाहिए, यह फिक्स है, और आमाप ये समान हो, या दूसरी बात समान ना हो, दोनों कंडीशन लागू होगी। अब देखो ये दोनों बातें मैंने क्यों लिखी, देखो समरूप का मतलब रूप समान दिख जाए बस, आकार की वो चर्चा नहीं किया। यहां सर्व अंग समान, रूप अंग जितना भी है सब कुछ समान, तो वो सर्वांग सम। लेकिन यहां क्या बोला है, समरूप, रूप समान हो जाए। और रूप समान कब होगा, जब शेप उनका सेम हो। शेप का मतलब आकार उनका सेम हो, जैसे वो ढला है उसी सांचे में वो भी ढला होना चाहिए। बस ये हो सकता है कि सांचा छोटा बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस आकार में वो है उसी आकार में वो भी रहना चाहिए, बस ये हो सकता है कि आकार छोटा बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम टू सेम। जैसे दो जुड़वा भाई हैं, जुड़वा भाई, उन दोनों का आप रूप देखोगे तो एकदम समान दिखेगा, एकदम समान, लेकिन पहचान कहां से होती है, एक छोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा या मोटा हो जाएगा। एक थोड़ा सा देखने में आपको बड़ा दिखेगा, एक थोड़ा सा देखने में आपको छोटा दिखेगा, और उनके नाम का डिफरेंट यहीं से किया जाता है।
तो समरूपता में क्या है, आकार सेम होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी ही है, ये अनिवार्य है कि आकार सेम हो। लेकिन आमाप, आमाप का मतलब हमने क्या बताया, आमाप का मतलब साइज से है, साइज से है, साइज छोटी बड़ी हो जाए, समान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आकार उसका असमान नहीं होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान देना। शेप, शेप उसका अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे एक मैं वृत्त ले लेता हूं, एक मैं वृत्त ले लेता हूं 3 सेंटीमीटर, और दूसरा भी हमने कहा आकार असमान होना ही नहीं चाहिए, आकार हमेशा समान हो। तो इधर वृत्त है तो इधर भी क्या होना चाहिए, वृत्त ही होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, चाहे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी ही हो, चाहे वृत्त की त्रिज्या क्या हो, कुछ ज्यादा हो, कुछ ज्यादा मतलब ज्यादा हो कम हो, मान लो यहां 7 सेमी हो, तो दोनों आकृतियां, ये भी इसके समरूप है और ये भी इसके समरूप है, मतलब ये जो है इसके भी समरूप है और इसके भी समरूप है, दोनों समरूप है। अब कहोगे कि सर ये तो सर्वांगसम दिख रही है, सर्वांगसम दिख रही है ना, तो याद रखना ये पॉइंट बनता है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होती हैं ना वो समरूप होती हैं, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। एक पॉइंट यहां बन जाता है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं, समरूप होती हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। हाँ, कुछ समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो सकती हैं, जैसे ये दोनों समरूप भी है सर्वांगसम भी है। कुछ समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती, जैसे ये वाला और ये वाला सर्वांगसम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, समान भुजा वाले वर्ग सर्वांगसम होते हैं, समरूप भी होते हैं। आप अपनी फोटो मोबाइल में खींचते हो, फोटो सेम टू सेम है दो मोबाइल में, वही फोटो आपने शेयर कर दिया व्हाट्सएप के माध्यम से, तो वही फोटो वहां भी है, वही फोटो वहां भी है। एक मोबाइल में आपने फोटो जूम कर दी, एक मोबाइल में सेम है, आपने नहीं जूम की, तो एक में साइज उसकी बड़ी दिखने लगेगी, लेकिन है तो फोटो वही ना, है वही। तो फोटो अगर एक सेम है और दूसरा जूम इन में है, जूम इन मतलब जूम कर दिया आपने, साइज बड़ी हो गई, तो दोनों समरूप फोटो हो जाएंगी, क्योंकि रूप दोनों का सेम है, साइज इधर उधर है। साइज सेम से क्या मतलब है, साइज इधर उधर हो जाए, सेम रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूप तो वही है, मतलब फोटो एक ही व्यक्ति की है। तो यहां पे आप एक ही व्यक्ति की फोटो को आप जूम इन जूम आउट करके जब वो स्थिति आप नोट करोगे, तो वो भी समरूप स्थितियां बनती हैं। क्या बनती हैं, समरूप स्थितियां। ठीक है, तो आज जो है समरूप आकृतियां और सर्वांगसम आकृतियां एकदम क्लियर हो गई होंगी। कल मैं कुछ उदाहरण आपसे पूछूंगा, इसको आप तैयार करके आना, और कल मैं आपको बताऊंगा, ये तो पूरे आकृति की बात रही। अब त्रिभुज समरूप कब होगा ये कंडीशन कल बताएंगे, और कल एक प्रमेय आपसे कराया जाएगा। और थोड़ा सा आप लोग टाइम, हाँ 8:15 पे है तो 8:20 कर लो, लेकिन थोड़ा सा पहले आओ, मैटर लंबा चले तब मजा आता है क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखिए, बाकी अगली क्लास में हम देखेंगे समरूप त्रिभुज क्या क्या होते हैं। ठीक है।